हाँ जी बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में अल्कोहल और फिनोल हमने कर लिया। तो अल्कोहल फिनोल से रिलेटेड हमने काफ़ी चीज़ें कर ली और चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ईथर के अराउंड चलेगा और ईथर कोई बहुत ही लंबा टॉपिक नहीं है, तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं ईथर क्या है। तो एक बार जस्ट रिकॉल करवा दूं, जो ईथर है क्या होता है, ROR, ये ईथर है। अगर मैं R की कार्बन की वैल्यू डाल दूं CH3OCH3, या मान लेते हैं ये अलग कार्बन चेन है तो CH3OC2H5 कार्बन चेन बढ़ा दी मैंने, या हम इसकी ब्रांचिंग कर दें CH3OCCC, इस तरह से कर दें, है ना, H पूरे कर लीजिए, CH3CH3CH2, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा ईथर है। तो ईथर की पहचान क्या है, ROR। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो हमारी ईथर है दैट इज ROR। अब ये सिमेट्रिकल ईथर भी हो सकता है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सिमेट्रिकल ईथर जिसे हम सिंपल ईथर कहते हैं, और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है। मिक्स मतलब दोनों। अब देखो सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है। अगर ऑक्सीजन के मतलब जो ये फंक्शनल ग्रुप है इथेन वाला, इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पे कार्बन नंबर सेम है तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और राइट साइड और लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है तो इसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर। अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग भी हम सीखेंगे। इसमें ना ऑक्सी ऑक्सी वर्ड यूज होता है, जैसे अल्कोहल में ओल यूज होता है, एल्डिहाइड में अल होता है, कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड होता है, इसी तरह ईथर में जो हम यूज करते हैं ऑक्सी, ठीक है, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इस तरह के वर्ड यूज होंगे तो हम वो थोड़ी देर में देखते हैं किस तरीके से होंगे। तो देखिए ethers are classified as simple or symmetrical if alkyl or aryl group attached to oxygen atom are same। मतलब ऑक्सीजन के राइट साइड और लेफ्ट साइड के कार्बन सेम है तो सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल आप समझ गए जब ना हो सेम। तो इन्होंने भी एग्जांपल दी हुई है जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया। तो हमें ईथर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लग गई कि ईथर क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम इनकी आईयूपीएसी नेमिंग की बात करते हैं और इसको समझते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए। अब देखो ईथर होता है ROR। अब देखो CH3OCH3, तो कॉमन नेम देखो कैसे लिखा जाएगा, मिथाइल है बीच में, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईथर है तो इसका नाम पड़ गया डाई मिथाइल ईथर। अब आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, दो कार्बन है तो एक कार्बन को लॉन्ग चेन मान लीजिए और एक को प्रीफिक्स में डाल दीजिए। जो ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है ना ये प्रीफिक्स में जाता है तो इसका नाम बन जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। गॉट इट। देखो फिर से सुनो, रूल सुनो। रूल कहता है सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, तो दोनों साइड में सेम कार्बन है तो किसी एक को मेन ले लो तो मीथेन बन गया। और ईथर जो है वो प्रीफिक्स में जाता है तो मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। कॉमन नेम और आसान है, डाई मिथाइल ईथर। अब आ जाओ यहाँ पे भी दो कार्बन, यहाँ पे भी दो कार्बन, तो डाई इथाइल ईथर, है ना, इजी। अच्छा अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम, इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन तो किसी एक को मेन चेन ले लो। वैसे रूल होता है जहाँ पे ज्यादा कार्बन है उसे मेन चेन लेंगे, बट यहाँ पे सेम है तो इथेन और ये इथॉक्सी, तो इथॉक्सी इथेन। तो आईयूपीएसी नेमिंग भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉमन नेम तो और आसान है, डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, और आसान है। अब आ जाओ इससे आगे वाले में, इस वाले केस में। अब अगर आप इस वाले केस में देखें तो इस वाले केस में क्या दिख रहा है आपको, इस वाले केस में ईथर के राइट साइड पे तीन कार्बन है और इधर एक कार्बन है तो हमारा रूल कहता है सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन। तो लॉन्ग कार्बन चेन हो गई प्रोपेन, आईयूपीएसी नेम सीख रहे हैं, और ये मिथॉक्सी। अब ये मिथॉक्सी कार्बन वन से लगा है तो वन पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं होती तो इसका नाम बन जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम बन जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन, आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम आसान है, कॉमन नेम में क्या, ये मिथाइल है ये प्रोपाइल है। अल्फाबेटिकली देख लो कौन पहले आता है, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। कॉमन नेम इज वेरी इजी, कॉमन नेम में कोई चक्कर ही नहीं है। देखो डाई मिथाइल ईथर सेम है तो डाई लगा दो, डाई इथाइल ईथर अलग अलग है तो अल्फाबेटिक देख लो, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। और यही आईयूपीएसी नेमिंग देखोगे तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट की, तीन कार्बन प्रोपेन हो गया, और ये प्रीफिक्स में आता है
तो मिथॉक्सी। तो 1 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी, क्योंकि 1 को बताने की जरूरत नहीं होती जनरली। तो मिथॉक्सी प्रोपेन। अब आ जाओ यहाँ पे, ये बेंजीन OCH3 है, तो इसको हम एनिसोल कहते हैं। तो अगर मैं इसका दूसरा फॉर्मूला बनाऊं जो मैंने आपको याद कराया हुआ है एनिसोल, तो बेंजीन OCH3 ये एनिसोल हो गया, एनिसोल। अब इसका अगर आप कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम क्या है, इसे फिनाइल कहते हैं, इसे मिथाइल कहते हैं। अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आता है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। आईयूपीएसी नेम में ये आपका बेंजीन मेन ग्रुप बन जाएगा, तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसका आईयूपीएसी नेम काफी इंपॉर्टेंट है, और एनिसोल भी चलता है इसका नेम। तो एनिसोल कॉमन में भी आता है और इसे आईयूपीएसी में भी माना जाता है। सो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि जो नेमिंग है इट इज नॉट मच डिफिकल्ट, नेमिंग ठीक ठाक है, मतलब मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगली नेमिंग देखते हैं, ये वाली। अब आप यहाँ पे देखो तो बेंजीन, जो ये बेंजीन वाला पार्ट है ना, किसी के साथ जुड़ा हो तो फिनाइल कहते हैं। तो C6H5 आ गया, C6H5O, C2H5। अब देखो बेंजीन में 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो बेंजीन को मेन चेन लेंगे, ये बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। देखिए यहाँ पे नाम आ गया इथॉक्सी बेंजीन। रूल वही है जो आपने +1 में पढ़े हैं कि लॉन्ग चेन को मेन चेन लेंगे, मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा होगा। तो बेंजीन में 6 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो बन गया इथॉक्सी बेंजीन। अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 6 और 1 7, तो लॉन्ग चेन में 7 कार्बन है और बेंजीन में 6 हैं। तो जिसमें ज्यादा कार्बन हो उसको मेन लेते हैं, और बेंजीन अगर प्रीफिक्स में आ जाए तो फिनॉक्सी बन जाएगा, फिनाइल, फिनॉक्सी। तो ये बन जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन। 6 कार्बन और 1 7, 7 कार्बन ना, चेन है, ये लॉन्ग चेन है, तो इस लॉन्ग चेन को शॉर्ट में ऐसे दिखाया जा सकता है। तो देखो 1 फिनॉक्सी, 1 चाहे ना लिखो, हेप्टेन इज फॉर 7। अब इसका आप कॉमन नेम देखो, तो कॉमन नेम में आपका अल्फाबेटिक, ये फिनाइल है, ये आपका हेप्टाइल है, तो H अल्फाबेटिकली H पहले आता है, तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला देखो, अब यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, ये 1 कार्बन है, तो मिथॉक्सी हो गया। अब नंबरिंग करो 1 2 3। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, रेड कलर ले लेता हूँ, तो इसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी 1 2 3। तो सेकंड पे मिथॉक्सी लगा है, तो 2 मिथॉक्सी। अभी तक 1 पे लग रहा था, 1 पे लग रहा था, तो 1 बताने की जरूरत नहीं होती, बट 1 से ज्यादा पोजीशन आए तो बताना पड़ता है। तो ये हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, वेरी सिंपल, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। कॉमन नेम और आसान है, अल्फाबेटिकली देख लो, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है ना, तो ये ब्रांच की फॉर्म में तो आइसोप्रोपाइल बोल दिया, ईथर डाल दिया साथ में। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब आप ये वाला नाम देखिए, अब यहाँ पे ये बेंजीन है, इसमें 6 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है लॉन्ग में और 1 ब्रांच है, यानी आप इसे मेन नहीं ले सकते। मेन चेन उसे लेंगे जहां पे कार्बन ज्यादा हो, तो बेंजीन में ज्यादा है। अब आप इसको सिलेक्ट करो 1 2 3 4, तो 3 पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, ये पूरा प्रीफिक्स में है ना, तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। 3 पे मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल, देखो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, क्योंकि प्रीफिक्स में जा रहा है, तो जो प्रीफिक्स में जाएगा उसके साथ फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सी चला जाएगा, बेंजीन। कॉमन नेम देखो कितना आसान है, कॉमन नेम में अल्फाबेटिक, ये है फिनाइल, ये है आपका आइसोपेंटाइल, एक ब्रांच है तो आइसो बोल देते हैं, 1 2 3 4, तो एक ब्रांच थी आइसो, एक ब्रांच थी आइसो, तो ये बन गया हमारा आइसोपेंटाइल ईथर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो कॉमन नेम को ज्यादा यूज नहीं होते, कुछ कॉमन नेम है जो ज्यादा यूज किए जाती हैं, पहले 3 4 आप इन्हें याद कर लीजिए, बाकी तो ज्यादातर आईयूपीएसी नेम देते हैं। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वाला। यहाँ पे प्रांजल मुझे बताओगे इसको मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट, क्यों बोला, जरा देख के बताओ इस मॉलिक्यूल को ध्यान से। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो इसमें ईथर कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, कितनी बार, ये सर 2 बार, 2 बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब ऐसी सिचुएशन बन जाए ईथर 2 बार हो, तो आप नंबरिंग करो कार्बन को 1 2, ये मेन चेन बन गई, इधर भी ईथर इधर भी ईथर। अब ये सेम ईथर है, तो ये आ जाएगा 1 2। जैसे आप इसकी अगर नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग में आप इसको 1 नंबर देंगे, इसको आप 2 नंबर देंगे, तो 1 पे मिथॉक्सी है, 2 पे भी मिथॉक्सी है, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, और आपकी लॉन्ग चेन में 2 कार्बन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 डाई मिथॉक्सी
इथेन, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर में नोट करने का टाइम दूंगा। अब ये वाला आ जाओ, लास्ट वाला। लास्ट वाला तो और भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप लास्ट वाले को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे एक रूल आता है, अगर रिंग में ब्रांच कहीं पे बहुत ज्यादा हो तो ब्रांच से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे जनरली बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने फंक्शनल ग्रुप को नंबर क्यों नहीं दिया पहले, क्योंकि रूल कहता है, एक तो ये प्रीफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप है, और रूल कहता है कि अगर रिंग वाली कोई चीज हो तो वहां पे अगर ज्यादा ब्रांच हो तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे अगर प्रीफिक्स वाला फंक्शन ग्रुप हो, क्योंकि प्रीफिक्स वाले को हम वो नहीं देते। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब 2 पे इथॉक्सी है, देखो 2 पे इथॉक्सी है, तो आईपीएसी नेम देखो 2 इथॉक्सी। अब 1 पे 2 मिथाइल हैं, 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर से देखो एक बार ध्यान से, जो मैंने बोला है फिर से देखो। यहाँ पे जो हमारा रूल है, हमने नंबरिंग उसको देनी है जहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ईथर वाला फंक्शन ग्रुप है ना, ये स्ट्रॉन्ग फंक्शन ग्रुप में नहीं आता, प्रीफिक्स वाले फंक्शन ग्रुप में आता है। तो प्रीफिक्स वाले फंक्शन ग्रुप में हमें उसको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। फिर हमें देखना है कि जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें ब्रांचिंग कहाँ है ज्यादा, तो यहाँ पे 2 ब्रांच है, उसको देंगे प्रेफरेंस। तो 1 2 फंक्शन ग्रुप का 2, तो 2 इथॉक्सी 1 डाइमिथाइल, 1 पे ही है डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे डन बोलिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और आईयूपीएसी नेमिंग एक आध नंबर में आ जाती है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग लिखें तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये आ गया आपका 10। यानी हमने 10 आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ ली, और इनमें से कुछ के हमने कॉमन नेम सीख लिए। अब आप इसे नोट कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा ये सारे हिंट बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए, आप नोट भी करते रहिए। नंबर 1, जो हमारा ईथर होता है ROR, ये प्रीफिक्स में जाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन ग्रुप में नहीं आता, ऑर्डर के हिसाब से ये वीक में आता है। तो ये प्रीफिक्स में जाएगा और इसका नाम ऑक्सी होता है। मिथ के साथ होगा तो मिथॉक्सी, इथ के साथ होगा तो इथॉक्सी, बेंजीन के साथ होगा तो फिनॉक्सी। इसमें क्या होता है कि हमें लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्ग कार्बन चेन को मेन लेंगे, जो बच जाएगा वो प्रीफिक्स में डाल दिया जाएगा ग्रुप के साथ। जैसे आप नंबर 3 देखिए, तो लॉन्ग कार्बन चेन 3 की है तो मीथेन हो गई, और प्रीफिक्स में चला गया मिथॉक्सी। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंजीन वाला मेन है क्योंकि कार्बन ज्यादा है तो इसको बेंजीन बोलेंगे। आप ये वाला केस देखिए, यहाँ पे बेंजीन में 6 हैं और यहाँ पे आपके 7 हैं, तो 7 वाले को मेन लेंगे और बेंजीन को फिनाइल बोलेंगे। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर दोनों में सेम हो तो बेंजीन को मेन लेंगे। कीप इन माइंड कि अगर बेंजीन के कार्बन भी 6 हैं, लॉन्ग चेन के कार्बन भी 6 हैं, फिर किसको प्रेफरेंस देंगे? फिर बेंजीन को मेन लोगे, और हेक्स, ये जो है ना हेक्स, हेक्सॉक्सी बन जाएगा, ये चला जाएगा आपका प्रीफिक्स में। कीप इन माइंड, यहाँ से नेमिंग 1 2 नंबर में आ जाती है। अब आप इसे नोट करके डन बोलिए। अब जो हमारा टॉपिक आता है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो देखो, जब हमने अल्कोहल पढ़ा, अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ी, फिनोल की प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ी, इसी तरह से ईथर चल रहा है। तो ईथर की प्रिपरेशन और हम ईथर की रिएक्शंस करेंगे जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं। तो आप देखो कैसे होती है प्रिपेयर, पहले एक बार मैं समझा दूं, देखना ध्यान से। ये है आपका अल्कोहल। अल्कोहल को अगर H2SO4 से ट्रीट करें एट 443 केल्विन, टेम्परेचर ध्यान रखना 443, तो हमें मिलता है इथीन, और इसे कहते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। बट अगर हम सेम कंडीशन में टेम्परेचर 413 कर दें, फिर हमें मिलता है ईथर। इतना फर्क है, देखो टेम्परेचर का इतना फर्क है कि हमें यहाँ मिलेगा ईथर। अब इसे समझते हैं कि इस टेम्परेचर पे ऐसा क्या होता है कि हमें ईथर मिलता है। तो वही मेमोरी चार्ट बनाऊंगा समझाने के लिए, समझिए ध्यान से। मेमोरी चार्ट में देखिए, इन्होंने, मैं आर लेता हूं, मैं कार्बन को ले लूंगा आर, ROH। जब हम अल्कोहल को 413 केल्विन पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो अल्कोहल के 2 मोल रिएक्ट कर जाते हैं, ROH के 2 मोल रिएक्ट कर जाएंगे। और इस कंडीशन में आपको पता ही H2SO4 का रोल होता है वाटर लॉस करवाना,
इस कंडीशन में 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ के वाटर लॉस कर देंगे, बट इस कंडीशन में एक मॉलिक्यूल वाटर लॉस करता है तो डबल बॉन्ड बन जाता है, बट यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जुड़ के वाटर लॉस करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये 2 मॉलिक्यूल जुड़ के वाटर लॉस कर रहे हैं तो अब क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया, आर और ओ आर बच गया, जिसे आप क्या कहते हैं, ईथर ही तो कहते हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब पेपर में क्या होता है, पेपर में वो टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं, है ना, और आप भी आदत डालो टेम्परेचर मेंशन करने की। अगर ये टेम्परेचर होगा तो इथीन, कम होगा तो ईथर। देखिए एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन तो यहाँ पे भी हुई है, देखो यहाँ पे भी वाटर लॉस हुआ है और यहाँ पे भी वाटर लॉस हुआ है, यानी डिहाइड्रेशन तो दोनों में हुई है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल से हुई है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल को जोड़ के हुई है, ये फर्क है। सो देखिए alcohol undergo dehydration in the presence of protic acid, H2SO4 and H3 phosphoric acid, that we know already. The formation of reaction product alkene and ether depend on the reaction condition. So we need to learn reaction condition, जो मैंने mention कर दी, बस इतना ही था। तो आप इसे नोट कर लीजिए। This is the very first method of preparation of ether from alcohol. So very first method of preparing alcohol from ether. So आप इसे सर very first method from alcohol, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। सर अब जब हम आगे चलते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कोहल से हमें ईथर बनता है, तो इसको हम थोड़ा सा मैकेनिज्म वाइज समझ लेते हैं कैसे बनता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। अब आप SN2 को रिकॉल कीजिए, याद है आपको SN2 रिएक्शन, SN2 थी सिंगल स्टेप, याद आया, अगर आप मैकेनिज्म मतलब अगर आप SN1 और SN2 देखिए सिंगल स्टेप, और उसमें आपका कौन सा प्राइमरी, प्राइमरी में फास्ट होता है, तो आप देखो ये सारे प्राइमरी अल्कोहल ही हैं। अब बस एक बार देख लेते हैं क्या है किस तरह से है और इसको हम नोट करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर SN2 involve the alcohol attack molecule on protonated alcohol as indicated below। अब आप देखिए ये है आपका अल्कोहल और ये है आपका H+। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट हो जाएंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो H+ यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब जो ऑक्सीजन है ये प्लस रख नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, ये वाला ये वाला प्लस दूसरे अल्कोहल के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, उस चक्कर में ये एक पूरी चेन बन जाएगी जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H को रिलीज कर देगा। अगर आप मैकेनिज्म देखो तो जैसे ये हो गया प्रोटोनेशन, ये हो गया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया आपका डीप्रोटोनेशन, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। तो पेपर में कई बार पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म तो अब आपको सारे ध्यान में है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए ये है आपका ROH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, एसिड उसको मिल गया सॉल्यूशन से, तो एसिड को H+ को ये देता है इलेक्ट्रॉन और H+ यहाँ जुड़ जाता है। अब H+ यहाँ जुड़ने से जो साथ वाला अल्कोहल है, क्योंकि बहुत सारे अल्कोहल होते हैं ना, हमने तो एक ही दिखाया है, जो साथ वाला अल्कोहल है वो अपना लोन पेयर दे देता है ताकि इसका पॉजिटिव कम हो जाए। जब वो अपना लोन पेयर देता है तो एक चेन बन जाती है ऐसी, बाय द लॉस ऑफ वाटर, ये वाटर निकल गया, एक चेन बन जाती है इस तरह से। अब ये जो ऑक्सीजन है ये पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये वाला टूट जाएगा क्योंकि पोलर है ये ज्यादा, तो ये H+ रिलीज कर देगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पे ईथर। तो आप ये देख पा रहे हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। अब हम आगे चलते हैं और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। सो सी सर एक हियर, मिनट जो बस तो होने वाला है बस। अब हमारा आता है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। अब देखिए विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड लेते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, इनको हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो जब हम इनको आपस में रिएक्ट कराते हैं तो NaCl निकल जाता है।
मान लो ये RCl है ना, RCl है, और ये तो आपको पता चल गया, तो NaCl निकल गया और हमें क्या मिलेगा, ईथर। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन। अब आप देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। वो R और R पे डिपेंड करता है, अगर ये R सेम है तो सिमेट्रिकल, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है तो अनसिमेट्रिकल। In this method, alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide. तो ये नाम जरूर याद रखना, सोडियम एल्कोक्साइड एंड एल्काइल हाइलाइड को बताने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज सिंपल। तो ये रिएक्शन होती है जिसे आप कहते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस। सो जस्ट कीप इन माइंड, आई विल गिव यू टाइम टू नोट। अभी आगे समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, ये जो मैंने RX यूज किया ये प्राइमरी है, आप ध्यान से देखो, प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड है ना। अगर मैं इस तरह से करूं, ये सेम सेम रिएक्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ फर्क है कि यहाँ पे जो मैंने एल्कोक्साइड यूज किया है ना, वो मैंने टर्शरी ले लिया। देखो ध्यान से, अगर मैं टर्शरी एल्कोक्साइड लूं और प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड लूं, मुझे तो भी ईथर मिलेगा। ध्यान रखना, मुझे तो भी ईथर मिलेगा। बाय सेम प्रोसेस NaBr निकल जाएगा और बाकी चीजें जुड़ जाएंगी, ये मिलेगा। तो ईथर कंटेनिंग substituted alkyl groups, secondary and tertiary, may also prepared by this method. The reaction involve SN2 attack of alkoxide ion on primary alkyl halide. Primary हो गया। अब आप देखो, ये आ जाओ यहाँ पे, सेकेंडरी में भी हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका एल्काइल हाइलाइड टर्शरी हो, अब यहाँ पे दिक्कत आती है। देखो यहाँ पे जो आपका एल्काइल हाइलाइड है वो प्राइमरी है ना, इसको नहीं देखना, ये अलग है। मैं एल्काइल हाइलाइड की बात कर रहा हूँ। एल्काइल हाइलाइड यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप में लिखा, वहां पहले लिख दिया है। यहाँ पे एल्काइल हाइलाइड देखो, ये एल्काइल हाइलाइड टर्शरी है। अब टर्शरी एल्काइल हाइलाइड में क्या होता है कि ये टूट के निकलेगा तो ये स्टेबल हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि इसके पास डोनेटिंग ग्रुप है। अगर Br टूट के निकले तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो NaBr तो निकलता है, बट साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल अपना तोड़ देता है, फ्रैक्शन बना देता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें NaBr और एक छोटा मॉलिक्यूल CH3OH, और साथ में हमें मिलता है डबल बॉन्ड वाला। ठीक है जी। सो आप यहाँ पे देखिए कैसे हुआ, ये वाला CH3, यहाँ NaBr निकला, O को यहाँ से H मिल जाएगा, जो ये है ना, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ता हूँ फिर दोबारा समझाता हूँ। देखो, बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन इफ एल्काइल हाइलाइड इज प्राइमरी। देखिए जी, अगर हमारा एल्काइल हाइलाइड प्राइमरी हो तो हमें ईथर मिलेगा, सेकेंडरी में भी मिल जाता है। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हाइलाइड, एलिमिनेशन कम्पीट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन आ जाती है, तो सेकेंडरी में फिर भी मिल जाता है, बट टर्शरी में तो बिल्कुल चांस नहीं है। ओवर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एलिमिनेशन होता है, लॉस ऑफ H हो जाए। इफ टर्शरी अल्काइल हाइलाइड इज यूज्ड, स्पेशली टर्शरी की बात हो रही है, एंड एल्कीन इज ऑब्टेन्ड, इसको हम येलो से कर लेते हैं। इफ टर्शरी अल्काइल हाइलाइड इज यूज्ड एंड एल्कीन इज ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ दिस, जो मैं आपको पर्टिकुलरली समझा रहा हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग ईथर। तो इसका आंसर ये है कि इट इज बिकॉज, समझना, दिस इज योर आंसर, यहाँ पे समझा भी रहा हूँ। इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल। देखो, जैसे ही NaBr निकला, ये जुड़ नहीं पाता यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, तो ये जुड़ेगा नहीं। अब ये है आपका न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है जो बच गया। देखो, एल्कोक्साइड क्या होता है अगर आपको याद हो, तो एल्कोक्साइड होता है RO नेगेटिव, तो ये Na है, अगर ये टूट गया तो RO नेगेटिव प्लस Na बना, है ना। तो जो ये एल्कोक्साइड है, दिस एल्कोक्साइड RO नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस को एसिड चाहिए, वो इसका H प्लस लॉस करवा देता है और खुद गेन कर लेता है और बनाता है CH3OH। जो इतना पोर्शन है ये CH3OH में चेंज हो जाता है। तो अगर इसने अपना एक H इसको दे दिया तो डबल बॉन्ड बनाएगा लॉस ऑफ H करके, और बन जाता है आपको डबल बॉन्ड। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि जब हम ईथर प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम टर्शरी अल्काइल हाइलाइड तो हमें नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, बिकॉज जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस होने के कारण वो एलिमिनेशन करवा देता है। ठीक है, ये चीज थी ना यहाँ पे, एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, एलिमिनेशन हो जाती है। तो एलिमिनेशन होने से हमें
ईथर नहीं मिलता, बट प्राइमरी में हमें बेस्ट है, सेकेंडरी में हमें मिक्सचर मिल जाता है, टर्शरी में हमें ईथर मिलेगा ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कीजिए एंड सेमी डन। सो चलो ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, जो आपकी नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये भी आसान है, ये फ्रॉम फिनोल है। सो नेक्स्ट प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम फिनोल। अब आप देखिए यहाँ पे, ये भी बड़ी इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। कैसे हो रही है ये, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए फिनोल लीजिए, तो ये आपको इजी लगेगी, इस तरह की हमने रिएक्शन ऑलरेडी की हुई है। फिनोल की सबसे पहले रिएक्शन आप NaOH से कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको याद है यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा, Na साथ में जुड़ जाएगा। तो जब Na साथ में जुड़ गया तो इसे हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन RX से कर दीजिए, अल्काइल हैलाइड से। तो जब आप इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, एरोमेटिक ईथर। तो हमने एक और मेथड सीख लिया, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। तो अगर ये कार्बन CH3 है तो क्या बोलेंगे इस मॉलिक्यूल को, मान लो इस R की वैल्यू CH3 है, तो इस मॉलिक्यूल का क्या है कॉमन नेम, एनिसोल। एनिसोल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये मेमोरी एड है। तो यहाँ पे हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हमारा जो है ईथर खत्म हो जाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज हमने ईथर की प्रिपरेशन कर ली, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रिपरेशन में हमने वो भी डिस्कस कर लिए। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए।